आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अ, ये द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो कि ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में। तो इन्होंने कहा है कि इसका जो है वो और एक्सपेंशन किया जाएगा। और जन औषधि केंद्र ये 2014 में अगर देखा जाए तो 84 थे, और अभी 2026 में बढ़ के इनका जो नंबर है अक्रॉस द कंट्री ये 19,200 हो गया है। और इससे जो सिटीजन्स हैं उनको एक क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल कराई जाती हैं। और माना जा रहा है कि इससे जो लोग हैं उनका 40,000 करोड़ रुपए का सेविंग जो है वो होता है। इसकी वजह से काफी सारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी ग्रोथ हुआ है, सेल्स बढ़ा है। और सेल्स जो है वो 3,43,000 करोड़ रुपीस का जो है वो हो गया है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, 1.13 लाख इंडिविजुअल्स को इसकी वजह से जो है वो रोजगार मिला है। तो जन औषधि परियोजना मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें क्या-क्या इंडिया के एफर्ट्स हुए हैं ये भी आ सकता है। ठीक है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है और इनको अक्रॉस द वर्ल्ड जेनरिक मेडिसिन्स को जो है वो भेजा जाता है। इंडिया जो है वो यूएस को सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखना। फिर एनटीए ने मतलब अभी जैसे टेलीग्राम को कल बैन कर दिया गया है, टेम्पररी बैन किया गया है। और इसमें अभी नीट की परीक्षा होनी है, नीट का जो एग्जाम है, री एग्जामिनेशन जो है वो 21 जून को है। तो इस पे काफी सारा जो है वो विवाद है, विरोध भी कर रहे हैं। स्पेशली जो टेलीग्राम के फाउंडर मेंबर्स हैं उन्होंने बोला है कि इसको क्रिटिसाइज किया है कि ये अच्छा मूव नहीं है, इल थॉट मूव है ये। ठीक है। और इसमें जो एनटीए है इसका कहना है कि हमने टेलीग्राम को पहले भी वार्न किया था कि इसके टेलीग्राम के थ्रू जो है वो चीजें जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं, पेपर वगैरह लीक हो रहा है। तो टेलीग्राम का कहना है कि अगर आप टेलीग्राम को बैन भी करते हैं तो भी और भी रिसोर्सेज हैं जैसे वीपीएन वगैरह है, उसके थ्रू जिन्हें लीक करना है वो हो जाएगा। तो टेलीग्राम जो है इनका कहना है कि हमने किसी भी प्रकार का चीटिंग में जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया है। और बेसिकली जो एनटीए है, जो अथॉरिटी है जिसको कि टेस्ट करवाना है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो करवाए एग्जामिनेशन। और पेपर का जब पब्लिश होता है, जब पेपर जो है वो जहाँ पे बनता है वहां से लीकेज का होता है, जो लोग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंक्लूड है इसमें। तो इसपे जो है वो ट्रैक जो है वो ज्यादा वर्क करना होगा, बशर्ते कि आप टेलीग्राम अब जैसे अगर आप आगे आने वाले टाइम में और चैनल्स को बंद कर दो, या जैसे एयरफोर्स की पूरी हेल्प ली जा रही है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको इसमें सोचना होगा कि कैसे चीजों को बेहतर जो है वो किया जाता है। इंस्टेड जो है वो बैनिंग या इस तरह से करने के बदले कुछ बेहतर तरीके जो है उनको अडॉप्ट करना होगा। और इसमें जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि मतलब जैसे कुछ एप्स को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। और ब्रॉड मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए। फिलहाल टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना एक एफिडेविट डाला था कि जो ये बैन के अगेंस्ट, तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो है वो खारिज कर दिया है। और इसमें एक राधा कृष्णन कमेटी बनी थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट का सजेशन आया था इसके पहले, जब जो है इसके पहले भी काफी बार पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं। हर ही एग्जाम के बाद कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो इसमें उन्होंने कहा था कि एनटीए की अकाउंटेबिलिटी को जो है वो बेहतर करना होगा। एनटीए जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है उसको और बेहतर तरीके से जो है वो करना होगा, ताकि बार बार इस तरह की घटनाएं ना हो और इसका जो वो बच्चों पे जो बुरा असर पड़ता है वो ना पड़े। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये स्टैब्लिश हुई थी 2017 में। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। ये इसको बनाया गया है एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंदर अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इसी का ये काम है, इसको ये मैंडेट है कि ये हाई क्वालिटी एग्जामिनेशन जो है वो उनको कंडक्ट करवाए और जो केपेबल कैंडिडेट्स हैं फॉर हायर एजुकेशन उनको सेलेक्ट करे वेरियस फील्ड में और उनका जो है वो रिक्रूटमेंट हो।
एनटीए अभी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जैसे नीट है, जेई है, यूजीसी नेट है, गेट है और कैट है। ठीक है, तो इसको लेके जो है वो कंसर्न्स जो है वो रेज किए जाते हैं कि एनटीए का जो सिस्टम है उसको और बेहतर तरीके से जो है वो करना होगा, ताकि पेपर वगैरह लीक ना हो, और जो पेपर माफिया का जो पूरा नेटवर्क है उसको कैप्चर करना होगा कि वो इसको जो है वो खत्म किया जा सके। तो ये है। फिर अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है जो कि 21 जून को सेलिब्रेट होता है, और इस पे अभी जितेंद्र सिंह है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक डिफेंसेस और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं ये। इन्होंने एक बुक रिलीज की, योगा एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू वेलनेस। और इसमें बताया गया है कि कैसे 40% तक रिडक्शन होता है टाइप 2 योगा डायबिटीज मेलिटस में, अगर जो है वो इंडिविजुअल जो है वो योगा करते हैं तो। ये बुक लिखा है डॉक्टर एसवी मधु ने। ठीक है, तो बस बुक का नाम जो है वो जाने रहो, बाकी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही थी, तो आ गया फिर जो है वो चीजें निकल के आएंगी। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है वो 12 सालों में जो गवर्नमेंट रही है 24 से 26 तक, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका एक्सपेंशन हुआ है। जो नेटवर्क है, केंद्र हैं वो काफी बढ़ गए हैं। रिमोट एरियाज में जो है ये जन औषधि केंद्र काफी सारे खुल गए हैं। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे भी ये केंद्र काफी बन गए हैं। लीडिंग स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जन औषधि केंद्र है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है केरला में, फिर कर्नाटका में, उसके बाद तमिलनाडु है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। तो सबसे जो टॉप 3 के हैं उनको याद रखो, जैसे कि उत्तर प्रदेश, केरला और कर्नाटका। और मेडिसिन के अलावा फार्माक्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम है। इसके तहत सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के से, ताकि ये सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथन हो। इसमें डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट किया गया है, उनको एग्रीमेंट किया गया है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, स्टडीज को बेहतर किया जा रहा है इसमें, और कि कैसे जो है वो डिवाइसेस को इंडिया में जैसे इंडिया का मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इंडिया में डेवलप हो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है। इसके अलावा बायो फार्मा शक्ति है, ये है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसको लास्ट ईयर 25-26 के बजट में अनाउंस किया गया था। इसके लिए 10,000 करोड़ का एक आउटले रखा गया, ओवर मतलब 5 साल के लिए इसको वो किया गया है, ताकि मेडिसिन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया का जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो और डेवलप हो, और अफोर्डेबल बायो मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस जो है वो उनको जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये लॉन्च हुआ था 2008 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, और इसके थ्रू क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल कराया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर शी बॉक्स 2.0 के रिगार्डिंग न्यूज था, इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ने काफी सारा स्ट्रक्चरल चेंज किया है, इंटरवेंशन किया है, ताकि जो वुमेन की सेफ्टी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके, पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, और इसके लिए जो है वो इन्होंने काफी सारे एफर्ट्स किए हैं। एक फ्रेमवर्क बनाया है, मिशन शक्ति, और इसमें जो है वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल या शी बॉक्स पोर्टल बनाया गया है। इसको क्रिएट किया गया ताकि अगर कोई महिला है जिसके को हैरेस किया जा रहा है तो वो इस पे अपना जो है वो जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको जो है वो अपना बता सकती है। और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2011 का है, ये एसएच एक्ट, शी एक्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है वो इसका इस पे वर्क किया जा रहा है। और शी 2.0 इसको जो है वो डेवलप लॉन्च किया गया 29 अगस्त 2024 को। तो ये एक क्रूशियल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वुमेन्स को एक
उनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे वो अपने जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं उनको रजिस्टर करा सके, और इसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर सब जो है इंक्लूड रहते हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है वो कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा सके और इस पे काम किया जा सके। ठीक है, तो ये पोर्टल एक सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पे बना है। ठीक है, और इसमें मतलब अगर ये अपना कंप्लेन करते हैं तो उनको कोई ऐसा फियर नहीं रहेगा कि उनके अगेंस्ट कोई जो है वो स्टिग्मा नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। और मिशन शक्ति की बात कर लें, ये एक इंटीग्रेटेड मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और इसमें महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, और डिफरेंट जो है वो मतलब डिफरेंट स्कीम्स भी इसमें इंक्लूडेड है और कई सारे मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट किया गया है। और ये लॉन्च हुआ था फॉर द पीरियड ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन के पीरियड के लिए लॉन्च हुआ था 21 से 26 के लिए। तो इसमें सेवरल जो स्कीम्स हैं उनको जो है वो इंटीग्रेट किया गया है, और इसमें और दो सब स्कीम्स को जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें है संबल। संबल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए, और सामर्थ है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें संबल है ये वन स्कीम इंक्लूड है इसमें कंपोनेंट एंड वन स्टॉप सेंटर। वुमेन हेल्पलाइंस हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत है, ये सब स्कीम्स हैं जिससे इनके अगेंस्ट कोई अगर होता है चीजें तो उसके अगेंस्ट वो उस पे काम कर सकें। फिर सामर्थ्य है, सामर्थ्य में कई सारी स्कीम्स हैं जिनसे कि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सके। और जैसे उज्ज्वला स्कीम जो है वो भी इसका पार्ट है कि महिलाओं को जो है वो गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है जिससे चूल्हे पे खाने बनाने की वजह से जो उनको समस्याओं को दे झेलना पड़ता है वो ना हो। इसके अलावा स्वाधार गृह है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, नेशनल क्रेच स्कीम है, ताकि जो वर्किंग वुमेन है वो अपने जो बच्चे हैं उनको इजीली जो है वो पाल सकें, उसके लिए है। तो इसका मतलब ऑलरेडी पूरा जो एक यही है ऑब्जेक्टिव कि वुमेन की सेफ्टी, डिग्निटी, एम्पावरमेंट को जो है वो टैकल किया जाए और बेहतर एक एनवायरनमेंट उनके लिए जो है वो डेवलप किया जा सके। तो ये है। फिर डिजी लॉकर जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो डिफरेंट नेम से स्टेट वाइज लॉन्च किया गया है, और उसको जो है वो इनसे जो है वो अलाइन किया गया है। तो आज कई सारे स्टेट्स का निकला है, तो इसमें जैसे कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का महासारथी फैमिली आईडी है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ये भी डिजिटली कहीं भी जो भी डेटा वगैरह है उसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। और इसमें इंटीग्रेशन किया गया है, जैसे मैं बताया कि डिजी लॉकर से। डिजिट लॉकर क्या है? ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब इश्यू करता है, वेरीफाई करता है और स्टोर करता है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट्स को, ताकि फिजिकली जैसे जो भी आपके मार्कशीट्स हैं, जो भी आपके डेटा वगैरह हैं, उनको हर जगह जैसे फिजिकली ना कैरी करना पड़े, आपके मोबाइल में वो रहेगा, डिजी लॉकर में वो सेव भी रहेगा। ठीक है, डिजिटल रहेंगी सारी चीजें। और इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को टू सिक्योरली स्टोर एंड एक्सेस वेरियस गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल मार्कशीट, ये सारे जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में जो है वो रहते हैं। और डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च हुआ था 2015 में। ई गवर्नेंस को और बढ़ावा दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी एक ई क्रांति जो है वो इसको लाने का कोशिश जो है वो किया जा रहा है। तो अब जैसे महाराष्ट्र में महासारथी स्कीम है, तो इसके थ्रू एक पूरा आईडी दिया जाता है जिसको के जो लोग जो है वो अपना पा सकते हैं, और बाकी डिजिलॉकर से ये कनेक्टेड रहता है, तो इजीली कहीं भी अगर डेटा कुछ दिखाना हो तो आप उसको दिखा सकते हैं। सिमिलरली एमपी का है एमपी समग्र फैमिली आईडी, तो इसको भी डिजी लॉकर से इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो एमपी के जो लोग हैं उनका जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो अपना जो है वो उसको उस पे डाल के कर सकते हैं, अपना डिजिटल कॉपी उनकी रहेगी, पूरी उनकी फैमिली आईडी रहेगी। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है या कोई वेलफेयर प्रोग्राम है जहां पे अपना डेटा दिखाना है तो वो इसको कर सकते हैं। तो नाम जैसे है कि एमपी का है समग्र, ठीक है, मध्य अभी महाराष्ट्र का बताया मैंने। तो इजीली जो है वो एक्सेसिबल रहेगा, गवर्नमेंट से पूरा पेपरलेस वर्क हो जाएगा, एफिशिएंटली प्रॉब्लम नहीं होंगी। यूपी में यूपी फैमिली आईडी है, तो ये भी जो है वो एक्सेसिबल रहेगा डिजी लॉकर पे। इससे क्या है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका एक्सेस भी जो है वो बढ़ेगा।
यूपी की बात करें तो यहाँ पे 6 करोड़ रेजिडेंट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं यूपी फैमिली आईडी और डिजिलॉकर। तो ये मतलब पूरा इसको इससे इंटीग्रेट कर दिया गया। तो जैसे यूपी की बात हो गई, महाराष्ट्र की बात हो गई, एमपी की बात हो गई। सिमिलरली राजस्थान है, राजस्थान का है राजस्थान जन आधार फैमिली आईडी, तो ये भी अब डिजिलॉकर से जुड़ गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इनके नेम जो है वो हमें पता होने चाहिए, ये कभी कभी इस तरह से पूछा जा सकता है। बाकी डिजी लॉकर के बारे में जो चीजें हैं वो बताए ही, ये सारी चीजें जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगी। डिजी लॉकर लॉन्च हुआ था 2016 में, ठीक है। और पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बेहतर करने के लिए इस पे पूरा काम जो है वो हो रहा है। फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन था पूरा कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ। ये एस्टेब्लिश हुआ 2005 में। ये एक्ट करता है एज ए नोडल बॉडी फॉर ऑल कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। इसको मैंडेट है, ये मॉनिटर करता है सारी चीजों को, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करता है। ये जो कमीशन है इसमें एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिनको कि स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन होता है। और ये नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जैसे कभी कभी कोई कमीशन या इनके बारे में क्या मेंबर्स हैं, कितने हैं, ये भी पूछ दिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये सर्व करते हैं एज अ सेक्रेटरी टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। और ये फॉर्मुलेट करता है नेशनल पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज फॉर स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो ताकि जो पब्लिक ट्रस्ट है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में उसको बढ़ाया जा सके, और डेफिनेशन जो है उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके, इंटरनेशनल लेवल का जो है वो पूरा किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा ये इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाने का भी काम करता है बिटवीन सेंट्रल स्टेट और यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके तहत। ये इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन जो कि 2001 में बना था। और इसका उद्देश्य यही था टू एड्रेस कंसर्न्स अबाउट कि इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, तो इसी के लिए इसको जो है वो बनाया गया था। और ये ऑपरेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बट इसका फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है वो उसको मेंटेन किया जाता है। और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है जो नेशनल लार्ज लेवल सर्वेज होते हैं, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इनको जो है ये करने का काम जो है वो करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अभी रिवील किया कि एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ग्रोक है, इसको इन्होंने ईरान वॉर में जो है वो यूज किया अगेंस्ट ईरान। और इस डिस्क्लोजर में इंडिकेट किया है कि ग्रोक जो है उसको यूज किया जा रहा है विद इन प्रोजेक्ट मेवन। ये यूएस मिलिट्री का एआई असिस्टेंट टारगेटिंग प्रोग्राम है। और इसको इनिशियली जो है वो एंथ्रोपिक क्लाउड मॉडल के द्वारा ये चल रहा था। ठीक है। और प्रोजेक्ट मावन का ये मावन स्मार्ट सिस्टम है, इसके थ्रू जो यूएस फोर्सेस हैं इन्होंने काफी सारे एम्यूनिशंस को जो है वो डिप्लॉय किया डिफरेंट डिफरेंट टारगेट पे। ऑपरेशन एपिक फेरी नाम दिया गया जो ईरान के अगेंस्ट जो वॉर चला इसमें। तो उसमें यूएस आर्मी ने बताया कि ग्रोक की काफी कैपेबिलिटी है, मतलब एआई का बेसिकली कि कैसे यूज करके इसका वॉर में एक बेटर जो है वो इसका रोल जो है वो रह रहा है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मार्विन तो नाम याद ही रखना कि क्या है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है जो कि एआई का यूज करता है, मशीन लर्निंग का यूज करता है ड्रोन सर्वेलांस वगैरह को एनालाइज करने के लिए, डिसीजन लेने में कि कौन सा टारगेट है इसको कैसे जो है वो टैकल करना है। ठीक है। तो ये है, और ग्रोक जो है वो एलन मस्क का है ये एआई टूल। और इसमें जो है वो एआई को लेके एथिकल कंसर्न्स भी बहुत सी चीजें रेज करते हैं, बट इसको यूज इन लोग कर रहे हैं। और इसको लॉन्च किया था इन्होंने 2017 में। ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में एआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिफेंस में भी और वॉर में भी। इसका बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यूज जो है वो कर रही है। और अभी यूएस ने मान भी लिया कि हाँ ईरान वॉर में हम लोग ने इसका यूज किया है।
फिर डिफेंस प्रोडक्शन का जो है वो इंफॉर्मेशन था कि काफी इंक्रीज हुआ है एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन में, और ये भी 1.78 लाख करोड़ रहा है जो फिजिकल ईयर 2025-26 रहा है। इसमें ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाता है, 15.6% का इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट फिजिकल ईयर। ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है इसमें काफी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, लगभग 4 गुना ये बढ़ा है। अगर कंपेयर किया जाए 2013-14 से, तो ये बढ़ के 43,746 करोड़ का हुआ है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इन्होंने रिकॉर्ड प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। 76% टोटल आउटपुट का इन्हीं के द्वारा है। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 24% है, जो कि काफी ज्यादा है। ये बढ़ा भी है, 22% का इसमें इंक्रीज देखने को मिला है कंपेयर किया जाए 24-25 का डेटा से अगर तो। और प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है डिफेंस प्रोडक्शन में, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे रहा, लगभग 42,000 करोड़ का रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो ग्रोथ इसमें हो रही है, अब काफी इम्पोर्टेंट जो है वो ये है। और हमारा जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है ये भी और बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड बल्कि जो इंटरनेशनल डिमांड है उसको भी हम टैकल कर पा रहे हैं। फिर एक सेपरेट आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि ओवर द लास्ट 12 ईयर, जैसे मैंने बताया कि 12 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं गवर्नमेंट के, तो इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं वो ये गवर्नमेंट जो है वो इसको बता रही है। तो 12 सालों में डिफेंस में काफी वर्क हुआ है, और इसमें कहा है कि कई सारे इनिशिएटिव्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल है 25 का। इसमें जो प्रोसीजर्स हैं उनको सिंपल किया गया है, इंडिजिनस कंटेंट को और बूस्ट किया गया है, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो है वो डोर खोले गए हैं कि वो भी जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल करें। साथ ही साथ एमएसएमई का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। डीआरडीओ ने एक पिवटल रोल प्ले किया गया है, और अ, बेहतर तरीके का डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलप कर रहे हैं अपने जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं इनके साथ मिलके, ताकि जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें और जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, बेहतर हो सके। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे सृजन दीप है, पॉजिटिव इंडिजाइजेशन लिस्ट है, लिबरलाइज्ड एफडीआई है। इनकी वजह से एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा अभी बढ़ा है, अब हम 80 कंट्रीज को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओवरऑल डिफेंस बजट बढ़ा है, और अगर कंपेयर करें 2013-14 के कंपैरिजन में, तो 2.53 लाख करोड़ से बढ़ के 7.85 लाख करोड़ हुआ 26-27 में। तो एक सस्टेन जो है वो फोकस है डिफेंस पे और नेशनल सिक्योरिटी पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी बढ़ा है, और ये भी 26-27 में 2.1 लाख करोड़ जो है वो रहा है। लॉन्ग टर्म एक्विजिशन और जो मिलिट्री असेट्स हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्पेंडिंग किया जा रहा है। फिर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये एक की ड्राइवर के तौर पे इमर्ज हुआ है इनोवेशन में, सेल्फ रिलायंस में। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज के साथ मिलके जो है ये वर्क कर रहे हैं। डीआरडीओ ने अपना एडवांस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन किया है थ्रू डिफेंस टेस्टिंग पोर्टल। और आईडेक्स स्कीम, इसके लिए जो है वो 21-22 में जो बजट था उसको रखा, इसको लॉन्च किया गया, और 498.7 करोड़ का बजट था। फिर इसको और फर्दर जो है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा अदिति स्कीम है, उसके तहत भी जो है वो जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज किया गया है। मतलब ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि डिफेंस में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़े। इंडिजिनाइजेशन किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में डेवलप रहे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज किया जाए। और ये जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, इनके साथ प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो अपना मिल के जो है वो काम कर रहे हैं। और एफडीआई में को भी जो है वो डिफेंस में जो है वो अलाउ किया गया है।
उसको बढ़ाया गया 2020 में 74% किया गया थ्रू ऑटोमेटिक रूट, और 100% जो है वो ये गवर्नमेंट रूट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि एफडीआई इनफ्लो जो है वो बढ़ा है, और मार्च 26 तक जो एफडीआई फ्लो है वो 6670.59 करोड़ का रहा। इंडिजिनस जो इकोसिस्टम है, इसमें 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो काम कर रही हैं। 500 लाइसेंस डिफेंस कंपनीज हैं। 17,000 एमएसएमईज हैं जो कि इसमें जो है वो वर्क कर रही हैं कि डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बना रही हैं। सृजन डिफेंस पोर्टल ये लॉन्च किया गया 2020 में, और इससे जो इंडियनाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो 12 साल में डिफेंस में ये काम हुआ है। और काफी सारे जो है वो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किए हैं। मिशन शक्ति ये 27 मार्च 2019 को लॉन्च हुआ, और इसके थ्रू सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया स्पेस में। मिशन दिव्यास्त्र है, ये लॉन्च हुआ 11 मार्च 2024 को। इसके थ्रू लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्टिंग किया गया विद मल्टीपल वॉरहेड्स। ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम विद इंटरसेप्टर्स, इनका जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो टेस्टिंग किया जाता है। इसके अलावा इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, इसको ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है वो मिला 2019 में। अभी 83 एयरक्राफ्ट जो है वो इनको अप्रूवल मिल गया है आर्मी में इंडक्शन के लिए। फिर अर्जुन MT-1A बैटल टैंक, इसको इंडक्ट किया गया फरवरी 2021 में। फिर इन 2022 में 75 एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर डिफेंस। अभी जनवरी 26 में डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट किया, इसमें इस एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबसर, ये 12 मिनट से ज्यादा देर तक चला। तो ये एक काफी अच्छा माइलस्टोन है हमारा। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नया हाइपरसोनिक विंड टनल ये हैदराबाद में स्टैब्लिश किया जा रहा है। फिर इसके अलावा अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की 15 जून 2022 को। इसके लिए अग्निवीर को रिक्रूट किया जाता है 4 ईयर सर्विस पीरियड के लिए, और इनका एम है कि ये यूथफुल टेक सेवी मिलिट्री फोर्स जो है वो बना रहे हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनके साथ पार्टनरशिप को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में की हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में। अभी इसको अप्रूवल मिला है, लाइफ इसका एक्सटेंशन किया गया है 10 और 10 इयर्स के लिए। इसके यूनिट्स हैं 1 और 2 के लिए। और ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ट्विन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इनकी कमिश्निंग हुई थी 1969 में, TAPS 1 एंड 2। इनका काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये इंडिया के फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। और इनका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तारापुर में, तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे एशिया में जो कि सोवियत ब्लॉक के बाहर कहीं इस्टेब्लिश हुए थे। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ये शुरू हुआ 1940s में, और इसको होमी जे भाभा इन्होंने जो है वो बढ़ावा दिया था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन काफी क्रूशियल स्टेप था इस प्रोग्राम में, और इसके बाद से इंडिया की ऑफिशियल एंट्री हुई कमर्शियल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, और ये जो बाद के प्लांट्स के कंपैरिजन अगर करें, तो ये जो तारापुर के जो प्लांट्स हैं ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक है यूएस की, इसके द्वारा जो है ये इनको जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड किया गया था। तो ये है इसका, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लोकेशन वगैरह तो पूछ ही सकता है, या इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी पूछा जा सकता है। फिर अभी इंडियन रेलवेज ने ऑफिशियली अप्रूव किया है सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। इसके लिए 172 करोड़ कॉस्ट जो है वो आएगी। इंडियन रेलवेज जो है वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स में हम आते हैं। दोनों पैसेंजर और फ्रेट का जो है वो जो है वो ऑपरेट होते हैं इंडियन रेलवेज के थ्रू। ठीक है, इसका कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल रहता है। तो माना जा रहा है कि ये जो नई लाइन बन रही है, इससे
या ये जो पूरा महाराष्ट्र में जो रूट है इसके लिए बेहतर रहेगा। और ये कनेक्शन काफी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड ट्रस्ट से, जो कि ट्रैफिक को जो कंटेनर ट्रैफिक को देखने का काम करते हैं। तो माना जा रहा है कि इससे मतलब बेहतर होगा, जो लॉजिस्टिक्स है वो टाइम पे जो है वो आ जा सकेंगे और एफिशिएंटली जो है वो आने जाने में इनको हेल्प मिलेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये कल जो है वो इंसेंटिव्स डिसबर्स मतलब देंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत। और इसमें जो है वो फॉर 2400 करोड़ का इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्कीम लॉन्च हुआ पिछले साल 1 अगस्त को, और ये प्रोवाइड करता है इंसेंटिव ऑफ अप टू 15,000 करोड़ टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज टू सपोर्ट देयर इंटीग्रेशन इनटू द वर्कफोर्स। मतलब जिनको पहली बार नौकरी मिली है उनको जो है ये सपोर्ट करने के लिए पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था। इसका टोटल आउटले जो है वो 99,446 करोड़ रुपए रखा गया था। और इसका इसका एम है कि और जो है वो जॉब्स क्रिएट किए जाएं, और जो न्यू वर्क फोर्स है उसको टारगेट किया जाए, उसके बेहतरी के लिए जो है वो काम किया जा सके। तो कल ये जो है वो होगा। फिर आरबीआई ने इंफॉर्मेशन दिया कि उन्होंने ट्रांसफर किया है रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ 2.87 लाख करोड़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनका कहना है कि इनका जो फिजिकल इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ रहा है। ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी को इश्यू करना, ये सारा जो भी चीजें हैं ये आरबीआई देखता है। फिर अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये अभी वर्क कर रही है टुवर्ड्स अचीविंग अ 3% ब्लेंडिंग ऑफ compressed बायोगैस विद compressed नेचुरल गैस एंड डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस बाय फिस्कल ईयर 2027। तो अभी मतलब इसमें भी जो है वो ब्लेंडिंग किया जाएगा। अभी ब्लेंडिंग परसेंटेज जो है वो इसको बढ़ाया गया है अप टू 2%, और फिर फर्दर इसको अब 3% ब्लेंडिंग करने की बात जो है वो कही जा रही है। ये इसलिए पुश किया जा रहा है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इसको, इनका एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी है कि अगर हम इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिक्सिंग करेंगे तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है वो कम होगा, एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर होगी, एक सर्कुलर इकोनॉमी को जो है ये प्रमोट करेगा। कंप्रेस्ड बायोगैस ये एन एरोबिक डाइजेशन से प्रोड्यूस होती है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है, एनिमल डंग, और जो म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट निकलता है उससे, तो इसको प्रोसेस किया जाता है और इससे क्लीन फ्यूल जो है वो जनरेट किया जाता है। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनाया जाता है जिससे कि एग्रीकल्चर के लिए ये जो है बेनिफिशियल रहता है। इंडिया का करंट डेली कंजम्पशन ऑफ नेचुरल गैस फॉर डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी जो है ये लगभग 34 to 35 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूब मीटर्स पर डे है। और इसका बढ़ाने से माना जा रहा है कि ब्लेंडिंग करने से जो है वो और चीजें जो है वो बेहतर हो। ठीक है। और इसके अलावा गोवर्धन स्कीम है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसका एम है कि जो कैटल डंग होता है और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाए। इससे क्या होगा कि रूरल क्लीनलीनेस बढ़ेगा, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है। साथ ही साथ इंडिया का जो टारगेट है ग्लोबल कि हमें अपना जो CO2 एमिशन है उसको कम करना है, उसमें भी जो है ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। फिर अभी जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है इस मतलब इसकी वजह से जो है वो बताया गया कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पे काफी इसका इफेक्ट पड़ा है। और इसकी वजह से जो बिटुमेन की सप्लाई है इस पे काफी इम्पैक्ट देखने को मिला है। बिटुमेन एक की मटेरियल होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। और अभी इंडिया जो है वो काफी जो है वो बिटुमेन को इम्पोर्ट करता है 30 to 40%। और भी वॉर के टाइम पे जो इम्पोर्ट करने का हमारा है वो उसमें काफी जो है वो प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से इसमें जो है वो दिक्कत हो रही है। बिटुमिन एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, विस्कस होता है, जो कि पेट्रोलियम से मिलता है ये। और इसका जो है वो रोड के बनाने में यूज किया जाता है, रोड फॉर एसफॉल्ट।
ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट होता है। तो जो भी वेस्ट एशियन रीजन है, जो ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये एक मेजर सोर्स है। इससे हम विटामिन को जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और उसका फिर यूज जो है वो अपनी डिफरेंट जो हमारी स्कीम्स हैं, जैसे हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये सब के लिए यूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, उसको और बढ़ावा दिया जा सके। तो इस सेक्टर पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फिर आरबीआई ने अभी टेम्पररली विड्रॉ किया है इंटरेस्ट रेट रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स ऑफ 3 ईयर एंड अबव। ये 17 जून से इफेक्ट में आया है, सितंबर 30 तक जो है वो इफेक्ट में रहेगा। और इसको क्यों ले आया गया है कि जो कैपिटल इनफ्लो है वो बढ़ाए और इंडियन रुपी को स्टेबलाइज किया जा सके। जो नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल ये अकाउंट होते हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं, जो लोग बाहर वर्क कर रहे हैं, कि ये फॉरेन करेंसी को जो है वो जो है वो अपना डिपॉजिट करें। ठीक है, और फिर उसको इंडियन रुपी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इस पे इंटरेस्ट देते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो बैंक्स हैं उनके द्वारा। तो इसमें पहले जो है वो कैपिंग की गई थी कि हाँ, इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको रिस्ट्रिक्शन को 3 महीने के लिए हटा दिया गया है, या 3 साल या 5 साल तक के लिए अगर पैसे जमा करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट पे कैपिंग नहीं रहेगी। तो माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेन अकाउंट हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो अपना जो है पैसा जो है वो जमा करेंगे, तो उससे मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी। रिलैक्सेशन की वजह से न्यू डिपॉजिट्स भी खुलेंगे, रिन्यूएबल होगा उनका। तो इससे जो है वो इकोनॉमी के लिए जो है वो चीजें बेहतर रहेंगी। और अगर हम बात करें 25-26 का जो फिस्कल ईयर रहा, उसमें जो एनआरई डिपॉजिट था वो लगभग 7.94 बिलियन रहा, जो आरबीआई का डाटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिलैक्सेशन से माना जा रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज स्वैप फैसिलिटी है, इसमें भी जो है वो एक कंसेशन दिया गया है। तो इसका बेसिकली यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसीज जो है वो मिल सके, हमको हम अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि जो रुपी की वैल्यू है वो अभी डिक्लाइन की है काफी। तो उसको रोकने के लिए, और वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो हमारा है वो, उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इसको टैकल करने के लिए ये इनका मूव किया गया है। ठीक है, और एनआरई या नॉन रेजिडेंट जो डिपॉजिट एक्सटर्नल डिपॉजिट होता है, ये एक अलग तरह का अकाउंट होता है जो कि अलाउ करता है नॉन रेजिडेंट्स को कि आप अपना जो फॉरेन करेंसी का अर्निंग है उसको यहाँ पे डिपॉजिट करिए, और फिर उसको इंडियन रुपीस में जो है वो मेंटेन किया जाता है। और इसमें जो प्रिंसिपल अकाउंट होता है, जो इंटरेस्ट होता है, जो भी होता है, उसको फ्रीली जो है वो आप लेके आ जा सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट्स है, जो लोग मतलब इंडिया में नहीं रहते, जैसे दो तरह के उनके अकाउंट होते हैं, एक एनआरई अकाउंट होता है, एक एनआरओ अकाउंट होता है। तो एनआरओ अकाउंट में जैसे कि जो उनका यहाँ पे जो वेल्थ है, जैसे उन्होंने अपना कोई घर है उसे कोई रेंट आउट किया, तो उसपे जो उनको पैसे आ रहे हैं तो उसको वो डिपॉजिट करते हैं, उसमें उनको टैक्स वगैरह देने पड़ता है। पर जो एनआरई अकाउंट्स हैं, इनमें इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। तो ये अभी रिसेंटली इसमें काफी सारा जो आरबीआई है इसने रिलैक्सेशन किया है कि चीजें और जो है वो बेहतर तरीके से काम करें और इकोनॉमी के लिए अच्छा रहे। फिर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का जो प्रोजेक्ट है, ये 508 किलोमीटर्स का है। तो इसमें टनल हुड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये पहली बार होगा कि जो है ये हुड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, एट टनल एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स, ये एक नोवेल इम्प्लीमेंटेशन है इंडियन रेलवेज के लिए। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, जिसमें कि प्रेशर रिलीफ वेंट्स और विंडोज रहेंगे, और इनको इस तरह से डिजाइन किया गया टू मिटिगेट द टनल बूम इफेक्ट। मतलब जब प्रेशर आता है, जो प्रेशर वेव्स होती हैं, हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं उनकी वजह से, तो उसकी वजह से ये बूम इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसी को टैकल करने के लिए ये हुड्स को जो है वो लगवाएंगे। तो इसका काम जो है वो अभी चल रहा है, और अभी गुजरात में वालसाड में मनाया जा रहा है कि इसका जो है वो कंप्लीशन हो गया है। टनल हुड ये कॉमन फीचर है हाई स्पीड रेल सिस्टम का ग्लोबली। ऐसे ट्रेन में जो कि हाई स्पीड में, मतलब 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा जो तेज चलती हैं इनमें। और महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन टनल्स जो हैं ये हैं, तो अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है, और आगे आने वाले टाइम में और भी डिफरेंट रूट्स पे भी जो है ये हमारा बुलेट ट्रेन जो है वो बनेंगी, चलेंगी। तो इस पे ये वर्क है, तो ये एक इसी का कंपोनेंट है। हुड्स जो है, टनल हुड्स जो है वो इसी का पार्ट है। फिर
यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया। ये एक वर्कशॉप चल रहा है 2 दिन का न्यू दिल्ली में। स्ट्रेंथनिंग द नेशनल ग्रीन एंड हाइड्रोजन मिशन थ्रू स्टेट पॉलिसीज हब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और इसमें उन्होंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू जो ग्रीन हाइड्रोजन है उस पे वर्क हो रहा है कि कैसे इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और इसमें जो मेजर कंपनीज हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनआरएल, इस पे वर्क कर रही हैं। इंडिया का एक टारगेट है कि हमें एक ग्लोबल हब बनना है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2023 में। इसका इनिशियल आउटले रखा गया 19,744 करोड़ का। इसका मतलब एम यही है कि इसको, इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक ग्लोबल हब बनाना। हमारा टारगेट है इस मिशन के थ्रू कि हम 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हर साल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और इससे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो काफी बढ़ेगी। जैसे कि हमें पता है कि हमें 2070 तक जो है वो नेट जीरो इकॉनमी बनना है, कि ज्यादा ग्रीन एनर्जी पे हम ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन और यूजेस के लिए। फिर इंडिया और यूके ने अनाउंस किया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट ये फोर्स में आएगा 15 जुलाई 2026 से। और ये एक नया फेज है कंट्री का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें अगर इसमें तो। और इसी के साथ साथ एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसको कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, ये भी 15 जुलाई से इफेक्ट में आ जाएगा। इससे जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं इनका जो मोबिलिटी है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है इसको इंक्रीज किया गया है, 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया गया है। तो जो इंडिया के वर्कर्स हैं, जो टेम्पररी वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं यूके में, उनके लिए काफी बेनिफिशियल जो है वो रहेगा। इंडिया और यूके भी के बीच में जो ट्रेड पार्ट रिलेशनशिप है ये काफी टाइम से इवॉल्व हो रहा है। और सेटा इससे माना जा रहा है कि ये जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको जो है वो पूरा जो है वो टैकल करेगा। और दोनों ही इकोनॉमीज के लिए ये काफी जो है वो बेहतर रहेगा। ट्रेड टारगेट किया गया है कि हम यूके के साथ 100 बिलियन का जो है वो ट्रेड टारगेट है 2030 तक, और इसको और बढ़ाना है बायलेटरल ट्रेड को। और दोनों कंट्रीज इसमें जो है वो काम कर रही है। तो दोनों ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये 15 जुलाई से फोर्स में आएंगे। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट 2026 ये मनाया गया। हर साल 17 जून को ये डे सेलिब्रेट होता है अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि वर्क करता है टू रेज अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और एक्शन को प्रमोट करता है जो कि डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट है, जिससे जो डेजर्ट्स का फॉर्मेशन है उसको कम किया जा सके, जो लैंड डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है, सूखा पड़ रहा है, उसको कमी किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा जो है वो हरे पौधे लगाएं, जिससे कि एनवायरनमेंट के लिए जो है वो बेहतर रहे। और इस साल का जो थीम है वो है रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर। ये जो थीम है ये एडवोकेट करता है और रिकॉग्नाइज करता है इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ रेंज लैंड्स। ठीक है। और रेंज लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये हाफ जो अर्थ का जो लैंड सरफेस है इनसे जो है वो बना है। रेन लैंड जो है वो नेचुरल लैंडस्केप होते हैं, जैसे कि जो जो कहीं की भी जो प्राइम वेजिटेशन होती है, ग्रास लैंड, स्क्रब, वुडलैंड्स, डेजर्ट्स, इनको कंजर्व और रिस्टोर करने पे जो है वो इसमें पूरा फोकस जो है वो किया गया है। इसमें बताया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उनके द्वारा कि इंडिया ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है इसको रिस्टोर किया है। और 2030 तक हमारा टारगेट था कि 26 मिलियन हेक्टेयर का जो है वो हमको रिस्टोर कर लेना है, तो 21 का हो चुका है। इसके अलावा 266 करोड़ सैपलिंग्स को जो है वो प्लांट किया गया है अक्रॉस द कंट्री।
उन्होंने बताया कि अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये काफी इम्पोर्टेंट है, और इससे जो है वो ये रिस्टोरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके तहत भी जो है वो ग्रीनरी को पूरा प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 24,000 हेक्टेयर का जो मैंग्रोव एरिया है, उसके रिस्टोरेशन का काम किया जाएगा 2028 तक। इसके लिए जो है वो मिष्टी प्रोग्राम है। ये अनाउंस किया गया था 2023-24 में। इसका एम है इंडिया का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना। मैंग्रोव्स कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें बताया गया कि इंडिया का जो ड्राई लैंड है ये लगभग 228 मिलियन हेक्टेयर में है। और काफी ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, लाइवलीहुड है, रूरल लाइवलीहुड है, उसके लिए कि जो लैंड है उसको रिस्टोर किया जाए। जो डिग्रेडेशन हो गया है, जो डेजर्टिफिकेशन हुआ है, उन पे वर्क किया जाए, और उसको और जो कंडीशन है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो ये है। फिर अभी G7 समिट जो है वो चली है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके हेड्स के साथ जो है वो इनका बातचीत हुआ। और इसमें एक वर्किंग सेशन हुआ एवियन फ्रांस में ऑन द थीम प्रोमोटिंग बैलेंस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इसमें इन्होंने प्रपोजल किया है कि डिफरेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो है वो बनेंगे, जिसके थ्रू अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं इनको जो है वो जोड़ा जाएगा। इन्होंने सजेस्ट किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड या इम्पैक्ट। और माना जा रहा है कि ये जो प्रपोज पार्टनरशिप है इससे जो कैपिटल है G7 कंट्रीज के और जो इंडिया का टैलेंट है इसके बीच में एक पूरा पार्टनरशिप होगी। और इससे जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी, ट्रेड बढ़ेगा, और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलेगा। फिर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स आई हैं 2027 की। तो इसमें लगातार दूसरे साल जो आईआईटी दिल्ली है इसको हाईएस्ट रैंकिंग मिला है अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, जो क्यूआर की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2027 की। और इसकी अभी 118th ग्लोबली रैंक रही, हाईएस्ट पोजीशन एवर है ये किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन के लिए। इसके पहले जो है वो आईआईटी बॉम्बे का सबसे हाई का रिकॉर्ड था। ठीक है। और इसमें आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग में डिक्रीज हुआ है, ये 134 रैंकिंग की है इनकी। ग्लोबली अगर बात करें तो मैसेच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये टॉप पोजीशन पे है, लगातार 15th ईयर इसका है। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर इंपीरियल कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। आईआईटीज जो है ये टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के जो कि इस लिस्ट में हैं। और आईआईटी मद्रास ये इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो कि ग्लोबली 200 रैंकिंग में है, इसका 170 रैंक है, इसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट जो है वो मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, इसमें जो है वो एक ड्रॉप देखने को मिला है इसकी रैंकिंग में पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका टॉप रैंकिंग 2023 में रहा था 155। फिर लास्ट ईयर भी इसका कम हुआ था और इस बार इसका 221 जो ईयर है। ठीक है, तो ये जो जैसे आईआईटी जो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है इनका तो याद रखना। फिर स्पोर्ट्स में फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यहाँ पे मेसी हैं, लियोनेल मेसी। इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया, इन्होंने स्कोर किया हैट्रिक फॉर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 3-0 की इनकी विक्ट्री हुई अगेंस्ट अल्जीरिया। ठीक है, तो इन्होंने मिरोस्लाव क्लोज इनका जो है वो रिकॉर्ड है ऑल टाइम वर्ल्ड कप रिकॉर्ड 16 गोल का, उसके इक्वल जो है वो कर लिया है। और ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, और ये इनका 200वां इंटरनेशनल मैच है। ठीक है, तो ये इन्होंने हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो हर 4 साल पे होता है ये टूर्नामेंट, और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, फिर 17 जुलाई को जो है ये एंड होगा। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए।